हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था हमारा सेकंड चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आज डिस्कस करूंगा। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि हो सकता है कि चैप्टर के बीच में आपको समझ में ना आए होंगे, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ उसके। और आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको थर्ड चैप्टर का थोड़ा इंट्रो दे दूंगा कि उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था उसमें जो कि मुझे लगा कि आना जरूरी है। वो ये था कि एसिड बेस और सॉल्ट जो होते हैं हमारे, अब इसमें डिस्टिलेशन सिंपली जो एक टर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, ये इस चैप्टर का तो क्वेश्चन नहीं, पता नहीं क्यों इस चैप्टर में दिया गया है फिर भी। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है हमारा, शुद्ध पानी जो होता है, उसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जो बारिश का पानी होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है ये देखते हैं। तो देखो, अगर मैं शुद्ध पानी की बात करूंगा, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर की बात करूंगा। डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी बनाया कैसे जाता है? तो जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल वाटर होता है, उसको जब मैं टेम्परेचर देता हूं तो भाप बन के वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब भाप वो बन जाता है। जैसे ही वो सारी भाप ऊपर जाती है तो हम उनको क्या कर देते हैं, कलेक्ट करके प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। इसी को क्या बोला जाता है? डिस्टिल्ड वाटर या फिर शुद्ध पानी इसे बोला जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होती? और रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों? तो देखो, शुद्ध पानी और वो बारिश के पानी में अंतर क्या है? बारिश के पानी की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, अगर हम देखें बहुत सारी क्या होती है उसमें, इंप्योरिटीज होती है, बहुत सारी अशुद्धताएं होती है। इसमें धूल के कुछ कण होते हैं, मिट्टी के कुछ कण होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ठीक है, पत्थर होते हैं, बहुत सारे इसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है। अब इंप्योरिटीज नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है। इंप्योरिटीज को हम अशुद्धता बोलते हैं। बारिश के पानी में कई सारी अशुद्धताएं हैं, लेकिन जो शुद्ध पानी है उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है। अब ये अशुद्धताओं से मेरा क्या मतलब है? तो अशुद्धताओं से मतलब ये है कि जब भी किसी पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में, द्रव्य में अशुद्धताएं होती हैं तो वो क्या बनाती है? आयन। ठीक है, वो क्या बनाती है? आयंस। आयंस आपको पता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन इस टाइप की क्या बनाती है? आयंस। अब यहाँ पे अगर कोई भी अशुद्धता नहीं है तो यहाँ पे आयंस तो होंगे ही। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आयंस नहीं होंगे और मैं विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करने की कोशिश करूंगा तो इसमें आयंस है ही नहीं, तो विद्युत धारा को कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कोई पाथ मिलेगा ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई मार्ग नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं हो पाएगा। आया समझ में? जबकि इसमें क्या है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना चाहूंगा तो आयंस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। आया समझ में? इस तरीके से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। तो क्या रीजन हुआ अब यहाँ पे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इसमें नहीं होती? तो क्यों हो जाती है इसमें? क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ आयंस है, मतलब यहाँ पे आयंस उपस्थित है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें आयंस उपस्थित नहीं है, इसमें इंप्योरिटीज है, इसमें इंप्योरिटीज नहीं है। यही एक रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश के पानी में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। जबकि जो हमारा नॉर्मल क्या, जो हमारा शुद्ध पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। ठीक है, मैं आपको आज सारे क्वेश्चंस जो भी है उसके सेकंड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा और उनके आंसर्स परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके बाद थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है, थर्ड चैप्टर में नाम है चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे धातु एवं
कंफर्म क्वेश्चन है कि 2-3 क्वेश्चन से उन्हीं में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आता ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना। वही 2-3 क्वेश्चंस पे हम ज्यादा जोर भी देने वाले हैं, वही 2-3 क्वेश्चंस हम अच्छे से पढ़ेंगे भी सही। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, धातु अधातु होता क्या है वो। सेकंड, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल के गुण क्या है। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ेंगे इसके, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं इसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। अधातु के भी भौतिक गुण पढ़ेंगे और अभौतिक गुण मतलब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है मेटल और नॉन मेटल में से कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं। ठीक है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन वहां पे आएगा, या तो मेटल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर नॉन मेटल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। ठीक है, ये पार्ट खत्म होने के बाद एक आयनिक कंपाउंड करके पार्ट है, वो चालू होता है। हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, थोड़ा सा मैं उसका भी इंट्रो दे देता हूं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि जैसे मेटल हमें मिलता कहां से। ठीक है, मेटल की एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उत्पत्ति कहां से हुई। तो हमें जमीन के अंदर से मेटल मिलता है, और जब भी हम जमीन के अंदर से मेटल निकालते हैं तो बहुत सारी इंप्योरिटीज के साथ मिलता है, बहुत सारी इंप्योरिटीज के क्या साथ मिलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, अभी ये सब हेडिंग वगैरह कुछ भी मत डालना, मैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड चैप्टर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर हम बात करते हैं तो धातु को जब हम नीचे से जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसके साथ जितनी भी इंप्योरिटीज आती हैं, जितनी भी अशुद्धताएं आती है, उन अशुद्धताओं को अलग कैसे किया जा सकता है। जैसे कि जब हम धातु को जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसके बाद उसमें से मेटल वाला, धातु वाला जो भाग है उसको अलग करते हैं, उसे हम ओर बोलते हैं। ठीक है, ओर को अलग किया जाता है। उसके बाद उसमें अब देखो, जब भी हमने जमीन के अंदर से मेटल को निकाला है, मिनरल्स को निकाला है, तो उसमें कई सारे मेटल होते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई इतना पार्ट देख रहा हूँ तो इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसी में सल्फर भी होगा, इसी में कार्बोनेट भी होगा, कार्बन के मेटल भी होंगे, कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। इसी में अदर मेटल्स, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। इसी में अलग अलग टाइप के मेटल्स सारे मिले हुए रहेंगे। तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या है कि हम सबसे पहले तो सारे मेटल्स में से इंप्योरिटीज को अलग करेंगे, जो बड़ी इंप्योरिटीज हैं जैसे कि धूल, मिट्टी, पत्थर, इन सारी चीजों को पहले हम अलग करेंगे। उसके बाद जो हमारे मेटल बचेंगे तो उन मेटल में से हम अलग अलग मेटल्स को अलग करेंगे, सल्फर को अलग, कार्बोनेट को अलग, अदर मेटल्स को अलग अलग करेंगे। फिर उनकी रिफाइनिंग की जाएगी। रिफाइनिंग मतलब उन मेटल्स में से इम्प्योर पार्ट को निकाला जाएगा और प्योर पार्ट को अलग किया जाएगा। तो ये क्या होगी, हमारी पूरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस होगी। इसमें से भी क्वेश्चन आना पॉसिबल है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि मिनरल क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, उनके गुण ही होते हैं। अब वो भौतिक गुण भी पूछे जा सकते हैं और रासायनिक गुण भी पूछे जा सकते हैं। आप बुक में अभी आज के लिए जो होमवर्क है वो ये है कि कल का जो हमें समझना है उसके लिए आपके आज मतलब जो आप बुक खोलोगे तो उसमें थर्ड चैप्टर निकालना और उसमें धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है ये केवल पढ़ना। ठीक है, कल से मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए, आने वाली क्लासेस में उनका यूज आ सकता है, तो इस टाइप के टॉपिक्स हम आगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो वो भी मैं आपको चैप्टर का जब एंड होगा तब दे दूंगा। अभी सेकंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो